आज इस विशेष गोष्ठी में उपस्थित श्रीमान गजेंद्र जी और यहाँ शिक्षा जगत के अत्यंत प्रमुख व्यक्तित्व यहाँ उपस्थित है। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निमंत्रण पर यहाँ उपस्थित हुए, आप सभी का स्वागत है। हम सभी शिक्षा जगत के हैं और वर्तमान में घटित हो रही सभी बातों को लगातार हम लोग देखते रहते हैं, समीक्षा करते रहते हैं। देश की जो युवा पीढ़ी है या जो हमारी नई पीढ़ी है स्कूलों में, उनके साथ आप लोगों का सतत संपर्क रहता है और आप लोगों ने एक के बाद एक कई सारी बैचेस आप देखते रहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से आपका मार्गदर्शन भी उन्हें प्राप्त होता रहता है और नई पीढ़ी में क्या सोच में बदलाव आ रहे हैं और उनकी आशा आकांक्षाएं क्या है, उसको आप लोग समझते भी हैं और उसको आकार देने का प्रयास भी करते रहते हैं। तो स्वाभाविक है, ये अत्यंत महत्व का कार्य है और इस दृष्टि से संघ की क्या सोच है, इसकी भी चर्चा आपके बीच में हो, ये मुझे लगता है कि शताब्दी वर्ष के निमित्त हो रहे विभिन्न चर्चाओं के बीच में ये एक अत्यंत प्रासंगिक ऐसी चर्चा है। वैसे आप सभी लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में जानते हैं और नाम से तो सभी परिचित होंगे, इंदौर में है और संघ के अलग अलग कार्यों से भी आप लोग समय समय पर परिचित होते रहते हैं। फिर भी 100 वर्ष के कार्य के संदर्भ में जो चिंतन चल रहा है, उस चिंतन से आपको अवगत कराना अत्यंत आवश्यक है। ये संघ की दृष्टि से जो आगामी यात्रा है, वो आगामी यात्रा आप सबके सहभाग से ही संभव होगी और उचित दिशा में प्रभावी रूप में उसे अगर जाना है तो आपके सहभाग के बिना वो संभव ही नहीं होगी। और इसीलिए एक सहभागी के रूप में हम इसकी चर्चा आज करेंगे। आप जानती है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य को अभी 100 वर्ष पूर्ण हुए हैं और इस निमित्त बहुत सारी चर्चाएं अलग अलग माध्यमों में भी हो रही है और बहुत सारे लोग अपने विचार भी इस पर व्यक्त कर रहे हैं। पिछले 100 वर्ष की संघ की यात्रा में निश्चित रूप से प्रारंभिक काल में संघ एक छोटा सा संगठन था और इसलिए संघ का क्या प्रभाव होगा इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था और इसलिए संघ कार्य एक किसी एकांत में बिना किसी का ध्यान रहे आराम से शांतिपूर्ण तरीके से ही प्रारंभ हुआ। प्रारंभिक काल में संघ कार्य की और संघ कार्य की न पहचान थी, न कोई उसे जानता था, न डॉक्टर हेडगेवार जी को विदर्भ क्षेत्र छोड़कर, विदर्भ क्षेत्र में वो परिचित व्यक्तित्व थे, ज़्यादा लोग नहीं जानते थे। और संघ कौन से हिंदू की बात कर रहा है, संघ कौन से राष्ट्र की बात कर रहा है और ये शाखा में जो खेलते हैं उससे क्या होगा, इसके बारे में बहुत सारे लोग अपरिचित थे। और इसलिए एक लंबा समय संघ के जीवन में, जिसको हम कह सकते हैं कि उसका कोई रिकॉग्निशन नहीं था, उपेक्षा भी कह सकते हैं, निग्लेक्ट भी कह सकते हैं, इस तरीके का एक समय रहा। और उसके बाद संघ कार्य का जैसे ही एक स्तर तक संघ कार्य की शक्ति बढ़ी, ज़्यादा समय नहीं हुआ, लगभग 20 वर्ष के अंदर ही संघ कार्य का जबरदस्त विरोध हुआ। संघ पर बैन प्रतिबंध भी लगा। आप जानते हैं कि स्वाधीन भारत स्वाधीनता के पश्चात तुरंत ही संघ पर राजनीतिक कारणों से
प्रतिबंध लगा और उसके पश्चात उस प्रतिबंध में काफी नकारात्मक टिप्पणी संघ के बारे में लगातार अगले 25 वर्ष फिर चलती रही। फिर एक दौर आया जब देश में वर्तमान समय की जो परिस्थिति थी उसमें जो अव्यवस्थाएं थी उसके विरोध में विद्यार्थियों में रोष उत्पन्न हो रहा था और स्वाधीनता के पश्चात संघ के स्वयंसेवकों ने विभिन्न प्रकार के संगठनों को प्रारंभ कर दिया था। विद्यार्थी क्षेत्र में विद्यार्थी परिषद, मजदूर क्षेत्र में भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ, विश्व हिंदू परिषद और कुछ स्वयंसेवकों ने राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनसंघ की भी शुरुआत की थी। राष्ट्र सेविका समिति ये महिलाओं में शाखा स्तर का काम करने के लिए उसका प्रारंभ भी 1936 में हो गया था। फिर उसके बाद स्वाधीनता के बाद लगभग 25 वर्ष में ये संगठनों ने भी अपना अपना एक स्थान समाज में बनाना प्रारंभ कर दिया था, परंतु फिर भी संघ कार्य एक उपेक्षित दौर से ही चल रहा था। परंतु उस समय जब विद्यार्थी आंदोलन हुआ और विद्यार्थी परिषद ने उसने पहल की और फिर वो आंदोलन देशव्यापी बन गया और सरकार लोगों का जो रोष था जनता का, वो रोष के कारण उस आंदोलन को एक प्रखरता प्राप्त हो गई। देश में आपातकाल लगा, इमरजेंसी, और इमरजेंसी के समय लोकतंत्र भारी तरह से खतरे में आ गया। आजकल लोग बोलते हैं खतरे में, लेकिन वास्तव में तब खतरे में आया था और पूरी लोकतंत्र के सारे अधिकारियों को सीमित कर दिया गया था। उस समय संघ के स्वयंसेवक, संघ पर भी पाबंदी लगेगी, प्रतिबंध लग गया और संघ के स्वयंसेवक सब, संघ का केवल स्वयंसेवक शाखा का नहीं, परिवार के सभी लोग, महिला पुरुष बच्चे बूढ़े सब लोग, सारे लोग उसमें उस प्रतिबंध को हटाने और लोकतंत्र की पुनर्स्थापना करने में लग गए। हमारे आसपास के देशों में हम देखते हैं कि लोकतंत्र गया, तानाशाही आई, सैनिकी राज आया, लंबे समय तक चलता रहा, परंतु 1975 में बात अलग थी। देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनकर इतने वर्ष हो गए थे और उस कारण से जो आंदोलन चला 19 महीने में ही वो लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हुई। भारी कीमत थी उसकी, बहुत प्रताड़ना हुई, बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ व्यक्तिगत स्तर पर, परंतु राष्ट्र के रूप में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हो गई। और उस समय के बाद फिर संघ का जो कार्य है उस कार्य की ओर लोगों का ध्यान गया और उसकी समीक्षा शुरू हुई। और जैसे स्वाधीनता के पश्चात संघ कार्य को राजनीतिक प्रतिस्पर्धी या मानकर उस संघ पर प्रतिबंध आया था, आपातकाल के प्रतिबंध तो खत्म हो गया, परंतु जो लोग आपातकाल के पश्चात सत्ता में आए उन्हें फिर संघ की उपस्थिति सताने लगी और उन्हें जो भारतीय जनसंघ के लोग जनता पार्टी में थे उनके सामने प्रश्न रखा कि आप या तो संघ के सदस्य हो सकते हैं या जनता पार्टी के सदस्य हो सकते हैं। स्वाभाविक है स्वयंसेवकों ने सत्ता का त्याग कर दिया। ये एक लोकतांत्रिक जीवन में बहुत बड़ी उथल पुथल थी और लोगों के बीच में संघ क्या है इसकी चर्चा पुनः एक बार प्रारंभ हो गई। इस आपातकाल के बाद बहुत सारे लोग जो संघ के लोकतंत्र के समर्थक थे उन लोगों ने संघ का साथ देना प्रारंभ कर दिया। संघ का विस्तार तो हो ही रहा था, शाखा का, व्यक्ति से व्यक्ति, शाखा से शाखा, वो अपनी गति से चल ही रहा था, परंतु उसकी समाज में मान्यता, समाज का समर्थन, उन मुद्दों को जिनको संघ लेके चल रहा है उनको समर्थन, इसकी मात्रा बढ़ती चली गई। परिणाम स्वरूप उसके पश्चात जब देश में अनेक प्रकार के सामाजिक विषयों को लेना प्रारंभ हुआ, कभी कहीं घुसपैठ का विषय है, कहीं समाज में मतांतरण जो मीनाक्षीपुरम में हुआ 82 में, और वे मतांतरण रुकना चाहिए इसके बारे में लोक जागृति हुई, हिंदू सम्मेलन हुए और एक नई पहल प्रारंभ हुई। और उसी दौरान फिर राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का विषय जो था वो आगे आने प्रारंभ हुआ। विषय तो पुराना था
परंतु ये उचित समय था कि इस विषय को लोगों के बीच ले जाया जाए और फिर एक सांस्कृतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक जागरण का एक नया पर्व प्रारंभ हो गया। अगले 25-30 साल, 30 साल, मतलब अगर हम 85 से प्रारंभ करते हैं, 85-86 से, तो लगभग अभी 2026 तक अगर मानते हैं तो लगभग मतलब 40 साल का ये पीरियड है, उसमें से 30 साल ये जागरण का ही समय रहा। और हम कौन है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमारा परिचय क्या है, हमारे राष्ट्र से उसका क्या संबंध है, इन विषयों पर एक व्यापक चर्चा देश में हुई। देश के हर व्यक्ति उस चर्चा में शामिल हुआ। जीवन के हर क्षेत्र में इसकी चर्चा हुई। मतलब एलिट क्लब से लेकर राजनीतिक दलों तक, छोटी छोटी संस्थाओं तक, देश विदेश में इसकी चर्चा हुई। पार्लियामेंट से लेकर गली तक इसकी चर्चाएं हुई और परिणाम स्वरूप बहुत सारे लोग अपनी इस आध्यात्मिक पहचान से परिचित हुए। वो शहर में थे, बड़े बड़े शहरों से लेकर गांवों, पहाड़ों, जनजाति क्षेत्र, वहां तक सभी लोगों तक इसकी चर्चाएं हुई और सब पर अनुभूति हुई कि हम कौन हैं। और उसी का परिणाम स्वरूप अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर उसका भव्य मंदिर का निर्माण हुआ और उसका प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र में आया। आध्यात्मिक क्षेत्र में आया, शैक्षिक क्षेत्र में आया। लोगों को लगा कि हमें सही इतिहास पढ़ाना चाहिए। हमारे स्कूल कॉलेजों में हमें आक्रमकों का नहीं, हमारे वीर महापुरुष, हमारी विदुषियां, उनके बारे में पढ़ाना चाहिए। हमें केवल विदेशी से आए हुए ज्ञान नहीं, भारतीय ज्ञान को पढ़ाना चाहिए। राजनीति में भी इसका परिणाम हुआ। इसका परिणाम देश की सुरक्षा नीति पर हुआ, देश की आर्थिक नीतियों पर हुआ, देश की सुरक्षा नीति पर हुआ। हमारा देश हर दृष्टि से सक्षम होना चाहिए। यानी ये जो एक आंदोलन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रूप में प्रारंभ हुआ, उसका उद्देश्य जो था कि एक व्यापक रूप में समाज में ऐसे एक परिवर्तन हो और वो समाज के सहभाग से हो। केवल कोई सरकार बदल गई और सरकार कर रही है, लोगों का कोई संबंध नहीं, ऐसे एक व्यक्ति के भरोसे ना हो, एक संगठन के भरोसे ना हो, तो पूरे समाज के जागरण से, समाज की इच्छा से, समाज के इच्छा जागरण से वो परिवर्तन आए। ये काम हाथ में लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शुरुआत हुई थी। संघ के जो संस्थापक थे डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, वो तो सार्वजनिक जीवन में बहुत अपने स्कूल जीवन से ही सक्रिय थे। स्कूल जीवन में ही उन्होंने वंदे मातरम से अंग्रेज अधिकारियों का स्वागत किया था अपनी 10वीं कक्षा में। आज भी नागपुर में वो विद्यालय है, पहले उसका नील सिटी नाम था, आजकल धनोटे नगर विद्यालय है। और उस स्कूल ने ही निकाल दिया था डॉक्टर जी को, इसलिए उस स्कूल ने जब अपने स्वाधीनता के 75 वर्ष मनाए तो उनकी वहाँ जो प्रिंसिपल मैडम थी, उन्होंने वर्तमान सरसंघचालक जी को अतिथि के रूप में बुलाया ताकि थोड़ा पापक्षालन हो जाए कि इसी स्कूल ने डॉक्टर जी को निकाला, तो उनके वर्तमान सरसंघचालक को बुलाकर उन्होंने अपना एक प्रयास किया। तो काल का चक्र घूमता है। तो सार्वजनिक जीवन में तो डॉक्टर हेडगेवार जी अपने बाल्यकाल से सहभागी थे, वो जन्मजात देशभक्त थे और इसीलिए सार्वजनिक जीवन से उनका बहुत गहरा संबंध रहा। वो नागपुर में तो सभी संस्थाओं से जुड़े ही थे, कलकत्ता गए, वहां भी जुड़े रहे, अनुशीलन समिति, क्रांतिकारी आंदोलन, रामकृष्ण मिशन, सेवा काम, सभी से जुड़े रहे। नागपुर आए तो कांग्रेस में सक्रिय हुए। कांग्रेस में भी वो विदर्भ के जॉइंट सेक्रेटरी थे। नागपुर में 1920 में जो अधिवेशन हुआ, उसके प्रबंधकों की व्यवस्था वो देख रहे थे और उसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी वॉलंटियर्स की फौज खड़ी की थी। और इसलिए ये सब कार्य करते 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 वो एक बात को समझ रहे थे कि हमारे देश की जो विदेशी दास्यता है या विदेशी शासन है, ये केवल पॉलिटिकल प्रश्न नहीं है, ये केवल राजनीतिक या सत्ता किसकी है ये प्रश्न नहीं है। तो ये प्रश्न हमारी धर्म, आस्था, हमारी परंपरा, हमारा परिचय, हमारी अस्मिता, इसका प्रश्न है।
आघात केवल हमारी सत्ता पर नहीं हुआ है, तो आघात हमारे समाज की इस अस्मिता पर, इस पहचान पर हुआ है। और इसीलिए कई सारे लोग उस परिस्थिति को केवल राजनीतिक समझते थे और केवल राजनीतिक परिवर्तन से उसके समाधान की इच्छा रखते थे। लेकिन डॉक्टर जी का यह स्पष्ट विचार था, राजनीतिक स्वतंत्रता तो चाहिए, परंतु केवल राजनीतिक स्वतंत्रता से नहीं होगा, तो पूरे समाज को अपनी अस्मिता के लिए, अपनी पहचान के लिए सामने आना पड़ेगा और उसके लिए एक व्यापक लोक जागरण की आवश्यकता है। और जैसा राष्ट्र हम बनाना चाहते हैं, वो राष्ट्र केवल राजनीतिक परिवर्तन से नहीं बनेगा, समाज में समाज की पहल से बनेगा, सभी समाज के सहभाग से बनेगा। लोग क्या मानते हैं, लोग क्या जानते हैं, इस राष्ट्र के बारे में लोग क्या समझते हैं, इस पर उस राष्ट्र की नींव बनेगी। और इसीलिए उस समय की परिस्थिति में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातों का विस्मरण हुआ था, संभ्रम भी हुआ था, क्योंकि बहुत एक लंबा समय गया। नालंदा यूनिवर्सिटी तोड़ जला दी गई थी, हमारी शिक्षा बदल गई थी, बहुत सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गई थी, सामाजिक व्यवस्थाएं भी अस्त व्यस्त हो गई थी हमारी। और उस कारण से फिर से अगर समाज में जो जागरण हमेशा होता रहा, उसमें भी कोई ठहराव सा आ गया था। और इसलिए उन्हें लगा कि अब ये ठहराव को तोड़ना है तो ये ऊपर से नहीं टूटेगा, समाज के अंदर से ही, बॉटम अप, नीचे से ये बात समाज के अंदर से बदलनी होगी। और इसके लिए ऐसे लोग लगेंगे, ऐसे लोग, एक नेता से नहीं होगा, ऐसे कार्यकर्ता लगेंगे जीवन के हर क्षेत्र में, हर कोने पर ऐसे कार्यकर्ता की श्रृंखला लगेगी, जो अपने जीवन से, अपने जीवंत अनुभव से लोगों के अंदर वो प्रेरणा जागृत करेंगे, जागरण का कार्य करेंगे। और वो एक जगह नहीं, सब जगह लगेंगे। और वैसा कार्य अगर करना है तो वो राजनीतिक दल में नहीं होगा, वो शांति से, एक नई पद्धति से करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में वैसी कहीं पद्धति दिख नहीं रही थी। दुनिया भर में भी लोग अपने परिवर्तन को या तो राजनीतिक तौर पे देख रहे थे या कैपिटल के आधारित देख रहे थे, पूंजी के आधारित। उस दौर में उन्होंने ये सोचा कि मुझे समाज आधारित परिवर्तन की व्यवस्था बनानी है, सो आई हैव टू बिल्ड अ सोशल कैपिटल। एक ऐसा क्रिटिकल मास समाज में तैयार करना है जो इस बात को समझकर चलेगा। और इसीलिए उन्होंने एक राजनीतिक दल नहीं बनाया कि उनकी कोई कांग्रेस से नाराजगी थी तो आजकल होता है ना कि दूसरा दल बना देते, उस समय भी चलता था। लेकिन उन्होंने बनाया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन जो स्वयंसेवक आधारित है, और ऐसे स्वयंसेवक का वो संघ है। और जहां शांति से अपने शाखा के माध्यम से एक ऐसे करते हुए व्यक्तित्व निर्माण, चरित्र निर्माण का कार्य सतत रूप में चलता रहेगा, उनके जाने के बाद भी चलता रहेगा, क्योंकि वो जानते थे ये एक लंबा कार्य है। और इसीलिए उन्होंने एक पद्धति का निर्माण किया। कई बार ऐसा होता है, संगठन के व्यक्तित्व के कारण, नेता के व्यक्तित्व के कारण बहुत बड़े कार्य होते हैं, परंतु उस नेता के जाने के बाद वो कार्य उस तरीके से नहीं चल पाते हैं। और इसलिए डॉक्टर जी ने अपने अनुभव से ये बात समझी और उन्होंने कहा कि समाज में ऑटो मोड पर, आजकल बोलते हैं ना, ऑटो मोड पे चलना चाहिए। तो एक ऑटो मोड पर चलने वाली, स्वयं अपने आप ही चलने वाली ऐसी एक व्यवस्था बननी चाहिए। और वो यंत्र जो है व्यक्तित्व निर्माण, चरित्र निर्माण का, शाखा राम का जो यंत्र है, उसकी उपस्थिति देश के हर कोने में, हर जगह होनी चाहिए। और इसीलिए उन्होंने एक ऑर्गेनिक पद्धति से, जैविक पद्धति से विस्तारित होने वाले संगठन का निर्माण किया, जिसका नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। और इसीलिए इसको उदाहरण के तौर पर अगर समझने जाएंगे तो ये समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन वैसे सामान्य है। क्योंकि आप मैदान में चले जाओ, लोग खेल रहे, थोड़ा अनुशासन कर रहे, थोड़ा संचलन कर रहे, थोड़ी गीत गा रहे, देशभक्ति कथा ले रहे, और फिर भगवत ध्वज के सामने प्रार्थना कर रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने नया कुछ मैं लेकर नहीं आ रहा हूं, ये बात उन्होंने रखी कि ये विचार भारत की हजारों वर्ष की परंपरा की बात है। मुझे बाहर से किसी नए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की जरूरत नहीं है, जबकि दुनिया भर में चल रहा था। कोई वेस्ट से ले रहा था, कोई कम्युनिस्टों से आइडियोलॉजी ले रहा था, कोई फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा ले रहा था। उन्होंने कहा कि मेरे देश में इतनी ऊर्जा और इतनी शक्ति है, मेरे हिंदू चिंतन में, जिसका नाम हिंदू है, चिंतन है,
उसमें इतनी ऊर्जा है, इस राष्ट्र में इतनी ऊर्जा है कि हम इसी से प्रेरित होकर इसी के आधार पर अपनी व्यवस्थाएं जुटा सकते हैं। इसलिए उन्होंने 4 शब्दों का प्रयोग किया, हिंदू, हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज और हिंदू राष्ट्र। हिंदुत्व शब्द की भी चर्चा होती है, हिंदू कौन है इसकी भी चर्चा होती है। आज से 100 साल पहले तो बहुत विकट चर्चा हो रही थी। उन्होंने लेकिन पहले दिन से स्पष्ट कर दिया, इस राष्ट्र का परिचय कोई मिश्र नहीं है, इस राष्ट्र का परिचय हिंदू है और इसलिए हिंदू राष्ट्र है। इसलिए उन्होंने सबसे बिगेस्ट नैरेटिव स्टेटमेंट संघ की स्थापना के में ही कर दिया था कि ये हिंदू राष्ट्र है। आज भी इन विषयों की चर्चा होना और आज भी इन विषयों पर लोक जागरण होना, देश विदेश में, अपने देश में हिंदुओं में जो हिंदू नहीं कहते उनमें भी, अपने देश के लोगों में और पूरे दुनिया में इसकी जागृति होना अत्यंत आवश्यक है। अब ये अच्छी बात है कि 100 वर्ष के इस अभियान के होते होते, शाखा के संगठन चलते चलते समाज में अब बहुत सारे लोग इस हिंदू के बारे में एक स्वाभिमान रखने लगे हैं। जय श्री राम बोलने में उनको संकोच नहीं हो रहा, ऐसी बहुत बड़े लोग हैं। एक समय था कि भारत माता की जय भी जोर से बोलने में संकोच होता था, लेकिन आज इतने लंबे समय के परिश्रम के बाद अब वो बात निकल गई। वंदे मातरम, अब 150 वर्ष वंदे मातरम के होते होते समाज में वो जागृति भी आई है। तो ये जो बात है, इसको स्पष्ट रूप से समझना, समझाने के लिए संघ ने प्रारंभ से ये बात पक्की रखी कि भाई इस देश में जो तत्व है हमारे ऋषि मुनि ने ढूंढा, वो एकत्व का तत्व है कि भाई हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम दिखने में अलग है लेकिन हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक तत्व से हम जुड़े हुए हैं जिसको बोलते हैं एकत्व की अनुभूति। तो ये जो एकत्व है वही तत्व, मतलब हिंदुत्व का तत्व वही है कि एकत्व। और इसलिए जो लोग सोचते हैं कि हिंदुत्व मतलब विभाजित करने वाला, डिवाइड करने वाला, वो गलत समझते, वो अर्थ नहीं समझते इसका। हिंदुत्व की मूल धारणा और पूरा उसका जोर ही इसी बात पर है कि हम अलग नहीं है, हम एक ही है, हम एक से जुड़े हुए हैं। या हम अलग अलग दिखते हैं तो उसी एक के स्वरूप है, हम लोग अलग अलग दिखते हैं। इसलिए अलग अलग लोगों को एक नहीं करना है, एक ही लोग हैं जो अलग दिखते हैं, उनको एक साथ रहना है। और इसलिए केवल अनुभूति की जरूरत है, एक जैसा होने की जरूरत नहीं है, एक जैसा दिखने की जरूरत नहीं है। हम अलग अलग रह सकते हैं, बस एकत्व को समझ जाए तो हम एक रह सकते हैं। यही हिंदुत्व की एक पद्धति है जिससे हम पूरे समाज को एक करते और जोड़ते हैं। आज दुनिया में जो सारे प्रश्न चल रहे हैं वो इसी कारण से चल रहे हैं कि जो दिखता है उसी को वो अलग अलग मानते हैं, और कुछ लोग वो अलग है इसलिए अलग होना चाहिए इसके प्रयास करते हैं, और कुछ लोग ये अलग अलग है इसको एक करना है तो जबरदस्ती एक करो, एक जैसा करो तभी एक हो जाएगा, इसके लिए प्रयास करते हो, जिससे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स दुनिया भर में आज भी हमको अनुभव में मिलते हैं। और इसलिए उस दृष्टि से जब हम सारी बातों को अपने देश की देखते हैं, अपने राष्ट्र को देखते हैं, अपने हिंदुत्व को देखते हैं तो बहुत सारे संभ्रम उत्पन्न होते हैं। और इसलिए भारत के इस बात को, अपने हिंदुत्व की इस बात को इस दृष्टि से देखना पड़ेगा। और इसलिए जब हम हिंदुत्व को समझते हैं तो फिर उसके आधार पर हम रिश्तों को समझते हैं। वो रिश्ते क्या है, वही हमारी संस्कृति है कि हम एकत्व को समझते हैं तो सबको अपने अपने समझते हैं। ये अपनत्व का जो व्यापक होना है, यानी रिश्तों को समझते चले जाना, वही अपनी संस्कृति है। और उसी के आधार पर फिर जो लोग इस बात को मानते, समझते, इसका अभ्यास करते, वो हिंदू समाज है। और जिस राष्ट्र में इसकी साधना हजारों वर्ष से चल रही है वो हिंदू राष्ट्र है। इसलिए हिंदू राष्ट्र का मतलब ये जहां एकता की या एक जैसा होने की या हम सब में एकत्व का होने का जहां लोग मानते हैं वो भूमि है, हिंदू भूमि है, ये हिंदू राष्ट्र है। जो हिंदुत्व को मानते हैं वो लोग इस बात को मानते हैं कि आप दिखने में अलग हो फिर भी हमारे अंदर एक तत्व है, और इसलिए वो वसुधैव कुटुंबकम की बात कर सकते हैं। और वैसा भारत हजारों वर्ष था, वैसा ये राष्ट्र था। इसी कारण से हर परिस्थिति में समृद्ध, मजबूत होने के बाद भी दुनिया के कल्याण की बात वो करता था। आज हम देख रहे हैं दुनिया में बहुत सारे राष्ट्र है, भाषा पर बने, रेसिज्म पर बने हैं, अपने अपने अलग अलग सेक्ट पर बने, रिलीजन पर बने हैं, लेकिन बहुत सारी बातें हो रही, आइडियोलॉजीज पर बने, कम्युनिस्टों के आधार पर बने, परंतु बहुत सारी समस्याएं आ रही। ऐसा अगर नहीं होता
तो सारे मुसलमान देश एक हो जाते, आज जैसी लड़ाई चल रही वैसे न करते हैं, सारे ईसाई देश एक हो जाते, लड़ाई न करते हैं। लेकिन ऐसी दुनिया नहीं है। जो एक संस्कृति से चलते हैं वो राष्ट्र एक होते हैं, और वो एक चलते हैं। और एक दूसरी बात इसमें आती है, वो है चरित्र निर्माण की। क्योंकि जो व्यक्ति स्वार्थ से बच सकते हैं, उसमें अपना नियंत्रण कर सकते हैं, जिनका चरित्र अच्छा होता है वही नियंत्रण कर सकते हैं। और जो नियंत्रण कर सकते हैं वो केवल अपना नहीं सोचते, दूसरों का भी सोचते हैं, दूसरों के लिए भी कुछ करते हैं। दूसरों के लिए जो सोचते हैं वही लोग एक रह सकते हैं। इसलिए स्वार्थी लोग इकट्ठा तो आ सकते किसी काम के लिए, लेकिन एक रह नहीं सकते। हमारा देश हजारों वर्ष तक इतनी विविधताओं के बाद एक रहा, क्योंकि हमारे हर घर से, हर हमारी शिक्षा के मंडप से चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व निर्माण का एक गहरा प्रयास चलता रहा। और इस कारण से बहुतायत लोग उस चलते रहे, और इसलिए समाज इतनी विविधताओं के बाद भी एक रहा। आज अगर हमें अपनी एकता में समस्या आ रही है तो उस स्वार्थ के कारण आ रही है। अपने अपने एक छोटे सर्कल में लोग स्वार्थ पकड़ लेते हैं, उसके कारण समस्या आती है। और इसीलिए संघ इसी प्रयास में चल रहा है कि हिंदू सारा एक, अगर हिंदुत्व की अनुभूति होती है तो हम इस बात को समझ पाएंगे। और इसलिए हमारे यहाँ वो सारे तंत्र भी बनाए गए। योग क्या है? योग क्या है? योग वही है कि आप वो समझो, उसके ऊपर आप अपने स्वार्थ पर नियंत्रण लाओ। आज पूरी दुनिया को अपने समस्या के समाधान में योग की महत्ता ध्यान में आ रही है। तो भारत के पास हिंदुत्व के हमारे हजारों वर्ष के अध्ययन के बाद हिंदू राष्ट्र के पास ऐसे बहुत सारे समाधान हैं, ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। कुछ अच्छी व्यवस्था में, कुछ कमजोर हो गई है, कुछ चल रही है, कुछ में सुधार की जरूरत है, परंतु वो आज भी वो रचनाएं हमारे समाज में है। और इसलिए इन सब बातों को समझकर एक ऐसे संगठन की शुरुआत डॉक्टर जी ने की कि जो धीरे धीरे समाज में इस बात को लेकर जो विस्मरण हुआ है, एक स्मृति का ह्रास हुआ है, वो स्मृति फिर से जागृत हो, हम समझे। और इसलिए राष्ट्र के इतिहास के प्रति गौरव भाव जिनके मन में है, जिन लोगों ने इस राष्ट्र को महान बनाने में योगदान दिया, ऐसे त्योहार, ऐसे साधु संत, ऐसी भाषा, ऐसे जितने भी प्रतीक है, उन सब के प्रति जिनको स्वाभिमान है, और जिनको स्वाभिमान है, जिनका विश्वास है इस भारत पर। कई लोग हैं जिनका विश्वास ही नहीं कि भारत में कुछ होगा, ऐसा बहुत था आज से 30-40 साल पहले। अब बहुत सारे लोग भारत की पोटेंशियल पर, क्षमताओं पर विश्वास कर रहे हैं। ये बड़ा बदलाव हुआ है, और इसी उद्देश्य से संघ बना था। मैं नहीं कहूंगा कि ये संघ के कारण हुआ केवल, लेकिन संघ, ये मैं जरूर कह सकता हूं कि संघ ने पूरे 100 वर्ष में अपनी पूरी शक्ति इसी काम में लगाई, और इसीलिए इसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे ऐसे विषय आए और संघ ने स्पष्ट भूमिका ली। क्योंकि संघ एक सामाजिक सांस्कृतिक लंबे दौर पर काम करने वाला संगठन है। संघ एक राजनीतिक दल जैसा 5 साल के चुनाव के दौर में काम नहीं करता है। तो संघ एक दूरगामी सिविलाइजेशनल, एक सांस्कृतिक, कल्चरल, इस तरीके से कार्य करने के लिए प्रारंभ हुआ है। और इसीलिए संघ कई विषयों पर बहुत स्पष्ट भूमिका लेता है, और संघ ने देश के हित में, समाज के हित में, धर्म के हित में जो बातें हैं, उन बातों को हमेशा प्रोत्साहित करने का, समर्थन करने का प्रयास किया है। और जो बातें इसके विपरीत हैं, बाधा उत्पन्न करती है, उनको जल्दी से जल्दी शीघ्र दूर करने के लिए प्रयास किया है। इसी में संघ की शक्ति पिछले 100 वर्ष में लगी है। और इसलिए जब देश विभाजित हो रहा था तो संघ की शक्ति शायद उतनी नहीं थी, अगर होती तो देश विभाजित भी नहीं होता। परंतु देश विभाजन के बाद जो समाज पर संकट आया, उसमें संघ ने अपनी पूरी शक्ति हिंदू समाज के सुरक्षा में, उनके पुनर्वसन में और सब में अपनी शक्ति लगा दी। यानी यहाँ तक कि श्री गुरुजी गोलवलकर 7 अगस्त 1947 को वो पाकिस्तान का जो आज इलाका है कराची, वहाँ थे। विभाजन घोषित हो गया था, बहुत प्रतिकूल परिस्थिति थी, परंतु उसमें समाज का आखिरी व्यक्ति भी सुरक्षित रूप से आना चाहिए। इसलिए उनका सभी स्वयंसेवकों को निर्देश था कि आखिरी हिंदू की सुरक्षा तक आपको बने रहना है। इसलिए वो एक बहुत लंबी गाथा है जिसमें कितने लोगों का, किस तरीके से उन्होंने पराक्रम किया, किस तरीके से वो वीरगति प्राप्त हुए, और किस तरीके से प्रताड़नाओं को उन्होंने झेला, परंतु हर प्रकार के कष्ट में उन्होंने लोगों को बचाया।
और इधर जो आ रहे थे उनके लिए पुनर्वसन के कितने सारे कैंप्स लगाकर देश के हर प्रकार से जहां भी जिन क्षेत्र में जा रहे थे वहां पर भी संघ अपने एक शक्ति पूरी जितनी संघ की शक्ति थी उसमें ही लगी हुई थी। और इसलिए लगातार देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा के जितने भी विषय हैं उन विषयों पर संघ ने स्पष्ट भूमिका ली। हिंदू होने के नाते दूसरी किसी पद्धति से कोई पूजा करता है तो उसके लिए संघ का कभी विरोध ही नहीं है, क्योंकि हिंदू का भी विरोध नहीं है। कभी मुझे किसी ने पूछा कि संघ और मुसलमानों का क्या प्रॉब्लम है, मैंने कहा संघ मुसलमानों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है हिंदू और मुसलमानों का, और वो पुराना है। अगर प्रॉब्लम है हिंदू मुसलमानों का है, पुराना है, और संघ की स्थापना के पहले बहुत कुछ हो चुका है। नालंदा जल चुकी है, यहाँ हमारा काशी अयोध्या के मंदिर टूट चुके हैं, और यहाँ तक कि संघ बड़ा नहीं हुआ था तब देश का पार्टीशन भी हो गया। तो बहुत सारी बातें घट चुकी है देश में, बहुत सारी स्मृतियां हैं उसकी, बहुत सारी गहरी समस्या है, बहुत सारे उसके गहरे परिणाम हुए हैं। संघ उन परिणामों को देखकर इस राष्ट्र के हित में, समाज के हित में इसके समाधान ढूंढने का प्रयास कर रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि अपने राजनीतिक स्वार्थ में या और किसी स्वार्थ में इस पर अपनी नीतियों को राजनीतिक चश्मे से देखने के कारण वो बातें स्पष्ट रूप से नहीं रखते हैं, और इस कारण से समस्या कॉम्प्लिकेटेड हुई है। राम जन्मभूमि जैसा स्पष्ट विषय भी इतने लंबे समय तक एक क्लिष्ट तरीके से, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, तनावपूर्ण परिस्थिति से गुजरा है। इसका कारण क्या है? आर्टिकल 370 हटना चाहिए, देश एक है पूरा, बहुत स्पष्ट बात थी, लेकिन राजनीति के चंगुल में उसके 370 आर्टिकल जाने में इतने वर्ष लग गए। लेकिन संघ ने पहले दिन से कहा कि भाई एक देश में दो ध्वज, दो निशान नहीं हो सकते इस देश में, और इसीलिए स्वयं सेवकों का उसी दिन से बलिदान है, और इसीलिए आर्टिकल 370 जाना चाहिए। देश में आतंकवाद, अलगाववाद या इस बात की कोई भी बात हो उसका विरोध होना चाहिए, कठोर विरोध होना चाहिए। देश में अगर कोई मतांतरण, लालच, हमारे यहाँ तो कोई भी पूजा कर सकते हैं आप, हमारे यहाँ तो नए भगवान भी आते हैं, उनकी भी लोग पूजा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर बाहर से आए भगवान, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो भगवान की तरह रहे। परंतु कोई अगर उनके नाम पर लालच देकर, लोगों को दबाव देकर मत परिवर्तन करना चाहता है तो ये बात सहन नहीं की जा सकती। स्वतंत्र भारत में जागरूक हिंदू इसको सहन नहीं कर सकता, ये बात को संघ ने स्पष्ट रूप से रखा। इसलिए कौन कौन सी भगवान की पूजा करता है इस पर विरोध नहीं है। हिंदू धर्म ही है कि जो कई प्रकार की भगवान की पूजा करने को सत्य मानता है और उसको सम्मानपूर्वक रूप से देखता है, बिलीव करता है, केवल टॉलरेट नहीं करता, उस पर विश्वास भी करता है। और हमारे भगवान रामकृष्ण से लेकर सब लोगों ने इस बात को बताया है, अपने अध्ययन, अपने साक्षात्कार से बताया है, और इसलिए इस बात का विरोध नहीं है। परंतु इस नाम पर अगर कोई झूठे काम कर रहे तो स्वयं सेवकों ने पिछले वर्षों में अनंत प्रकार के सेवा कार्य खड़े किए। विद्या भारती 13,000 से ज्यादा स्कूल चलाता है। सेवा भारती और सारे अन्य विविध सारे प्रेरित संगठन मिलकर लगभग 1,57,000 सेवा कार्य चलते हैं। अपने यहाँ भी सेवा कार्य होता है, माधव सेवा न्यास है, बहुत सारे ऐसे सेवा कार्य हर जगह बड़े बड़े चलते हैं, छोटे छोटे केंद्र भी चलते हैं। वो शहर में, गांव में, झुग्गी झोपड़ी में, जंगलों में, पहाड़ों पर, दूर दराज के क्षेत्रों में भी चलते हैं। जनजातीय क्षेत्र में वनवासी कल्याण आश्रम भी काम करता है। अपने समाज के कोई भी लोग किसी भी परिस्थिति में हो तो उनमें धर्म की जागृति करना, उनको सहायता करना, इसके लिए बहुत सारे कार्य चलते हैं। और इसलिए समाज जीवन के हर क्षेत्र में जाकर समाज के हित के कार्य करने के लिए स्वयंसेवक तत्पर होकर कार्य कर रहे हैं। बहुत सारी बातें 100 साल के संघ की यात्रा में आई, परंतु समाज के सहयोग से, समाज के समर्थन से, संघ के पास तो कुछ भी नहीं था, बस कुछ स्वयंसेवक थे और डॉक्टर जी थे। परंतु इस भूमि में ये हिंदुत्व का तत्व है। संघ ने कोई नई बात नहीं बताई थी। हर परिवार की इच्छा रहती कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार मिलने चाहिए, उनका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। इसी बात को लेकर संघ कार्य करता रहा, और इसलिए हर परिवार को ये लगता गया
अरे ये कार्य तो हमारा ही कार्य है। और इस कारण से इतना एक स्वाभाविक कार्य, जैसे हम अपनी माँ से प्यार करते हैं तो माँ से या प्रेम करने से, भारत माँ से प्रेम करने तक की यात्रा मतलब संघ का जीवन है। और इसी एक क्रम में संघ का कार्य लगातार, संघ जैसे जैसे संघ पहुंचा, बाहर से तो संघ के बारे में बहुत नकारात्मक टिप्पणी हो रही थी, लगातार इसे दबाने का, कुचलने का, बदनाम करने के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारे प्रयास चलते रहे। परंतु ये काम बिल्कुल जमीन का था, देशी था, यही इसी भूमि का था। और इसलिए जैसे जिन लोगों के पास पहुंचे वो समझते चले गए, वो चाहे केरल के थे, तमिलनाडु के थे, मणिपुर के थे, अरुणाचल प्रदेश के थे, जम्मू कश्मीर के थे, जनजाति क्षेत्र के थे, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा, जगदलपुर के थे, जसपुर के थे, सब लोग धीरे 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 बात को समझते चले गए। और आज तो शताब्दी वर्ष आते आते मुझे लगता है कि जीवन के हर क्षेत्र में ऐसे लोग हैं। यानी एक समय था कि राम जन्मभूमि के आंदोलन को कितना प्रखर विरोध था, कोई उसके साथ जुड़ता नहीं था, सेलिब्रिटी। और जब प्राण प्रतिष्ठा हुई 30-40 साल में जो जागरण हुआ, उसके परिणाम स्वरूप मुझे लगता है कि जीवन के हर क्षेत्र के जो सबसे टॉप लोग हैं भारत के, वो सब अयोध्या में उस दिन जय श्री राम के लिए उपस्थित हैं। तो ये जो ये यात्रा है, ये भारत की यात्रा है, संघ की कोई खास अलग यात्रा नहीं है। ये भारत की यात्रा है, अपने हिंदुत्व की यात्रा है, और जिसमें भारत के लोग भारत को समझ रहे हैं। भारत के लोग समझ रहे तो दुनिया भर में भी भारत का नाम हो रहा है और लोग समझ रहे हैं। हम हिंदुत्व समझने लगे तो दुनिया के लोग भी हमारे हिंदुत्व को समझने लगे। योग उसकी शुरुआत है, योग है, आयुर्वेद है, स्पिरिचुअलिटी है, बहुत सारे प्रमुख लोग आके हमारे कुंभ में आ रहे हैं। तो धीरे धीरे लोग पुनः एक बार वो समय आ रहा है। ऐसे समय में अभी तक की जो यात्रा रही, समाज के सहयोग से, समाज के समर्थन से ये यात्रा संघ की चलती रही। आगे जो समाज में परिवर्तन होना है, क्योंकि समाज, पूरा समाज इसके लिए तैयार होना है। हमारे समाज में अभी भी जो समस्या है उसके समाधान होने हैं। एक अच्छा समाज बनना है हमको, एक अच्छा समाज, अच्छा महान राष्ट्र बनना है। क्योंकि हम इकोनॉमिकली, मिलिट्रीली तो अच्छे शक्तिमान तो बनने जा रहे हैं, उस दिशा में तकनीकी की दृष्टि से हम चल पड़े हैं। समय लग सकता है, परंतु अब उस दिशा में हम चलना हमारा प्रारंभ हो गया है और गति भी मिली है। दुनिया के लोग भी इस बात को धीरे धीरे मानते चले जाएंगे। परंतु जहाँ समाज अच्छा नहीं होता है, समाज में सात्विकता नहीं रहती है, तो वो शक्ति असुरी शक्ति में बदल जाती है। दुनिया भर में देखा है हमने, लेकिन भारत कभी भी ऐसा नहीं था। इसलिए भारत को जब हम उस दिशा में जा रहे हैं, तो भारत को एक अच्छे समाज के रूप में, अच्छे राष्ट्र, महान राष्ट्र के रूप में बनाना, ये समाज का काम है। और इसलिए उस दृष्टि से पूरे समाज का प्रयास आवश्यक है। इसको ध्यान में रखकर संघ ने इस शताब्दी वर्ष में सबका केवल सहयोग नहीं, अब सहभाग की आवश्यकता है। पार्टिसिपेशन चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए। और इसलिए पंच परिवर्तन की बात समाज के सामने संघ ने रखी है। ये संघ का अभियान कार्यक्रम नहीं है, ये पूरे समाज ने इस परिवर्तन में भाग लेना है। ये माध्यम है पंच परिवर्तन। इसके माध्यम से बहुत सारे क्षेत्र में जहां जहां भी हमारी कमी है या आवश्यकता है, वो सारे परिवर्तन हम तीव्र गति से करते करते आगे बढ़ पाएंगे। सामाजिक समरसता का एक विषय संघ ने पंच परिवर्तन में उठाया है। हमारे हिंदू एकता में बहुत बड़ी बाधा है हमारे जाति के आधार पर जो भेदभाव की समस्या है हमारी, उसके समाधान के बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं। हर पीढ़ी में प्रयास चल रहे हैं। हमारी पुरानी पीढ़ियों में संतों ने बहुत प्रयास किए, अब सरकारें भी हमारी बहुत प्रयास कर रही है, व्यवस्थाएं बनाई गई है। परंतु किसी संगठन के द्वारा या सरकार के द्वारा प्रयास करना पर्याप्त नहीं होगा। हर व्यक्ति को, हर परिवार को इस पर प्रयास करना पड़ेगा। अपने परिवार में वैसा वातावरण बनाना पड़ेगा। अपने मित्रों की सूची में सभी जाति के लोग शामिल हुए कि नहीं देखना पड़ेगा। हमारे उत्सवों में सब लोग निमंत्रित है कि नहीं देखना पड़ेगा। हमारे घर में जुड़े हुए काम करने वाले, सफाई से लेकर, उनसे हमारा व्यवहार संबंध कैसा है। हमारे घर में वो कभी, वो वर्ष में कभी त्योहार पर सम्मान से भोजन के लिए निमंत्रित है क्या, देखना पड़ेगा। हम जा रहे हैं क्या, देखना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे प्रयास है जो दिखने में बहुत छोटे हैं, अपने स्तर पर करने के हैं, लेकिन इन प्रयासों का परिणाम बहुत गहरा होगा।
जो कभी कभी स्वार्थी लोग हमारे देश की इस बात को उठाकर हमारी एकता को कमजोर करने का प्रयास करते हैं, उनको इस बात से झटका लगेगा, क्योंकि पूरा समाज जब इस तरीके से कार्य करेगा तो ये बात बहुत अच्छे से मतलब आगे बढ़ेगी और हम समरसता की ओर आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे उपाय हैं अपने कई क्षेत्रों में जहाँ मंदिर में प्रवेश नहीं है, पानी के स्रोत में प्रवेश नहीं है, स्मशान भूमि एक नहीं है, ऐसे कई जगह ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ अभी भी है, वहाँ पर भी चिन्हित करते हुए संघ के स्वयंसेवक समाज के साथ मिलकर बात करते हुए उन समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास कर रहे हैं। सामाजिक सद्भाव बैठकें तहसील स्तर पर हो रही है, तालुका लेवल पर, और उसमें सब जाति समुदाय के जो सामाजिक कार्यक्रम नेता है वो आ रहे, चर्चाएं हो रही है, बहुत सकारात्मक चर्चा है। सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, कैसे हम एक साथ रह सकते हैं इसकी बात कर रहे हैं, और एक बहुत अच्छा वातावरण का अनुभव मिल रहा है। आने वाले समय में पर्यावरण का मुद्दा चल रहा है, पर्यावरण विषय पर कार्बन क्रेडिट और बहुत सारा पॉलिटिक्स भी हो रहा है, नेशनल इंटरनेशनल बहुत सारा चल रहा है। कभी अरावली का विषय उठता है, कभी कोई उठता है, बहुत सारे विषय, कभी सातपुड़ा का उठता है, बहुत सारे विषय आते हैं। परंतु महत्व का विषय क्या है? महत्व का विषय ये है कि हमारी जीवन शैली को हम पर्यावरण के अनुकूल करने का प्रयास करें, तो हमारी डिमांड्स बदलेगी, मांगे बदलेगी तो बाजार बदलेगा, उत्पादन की प्रक्रिया बदलेगी, मार्केट चेंज बदलेगी, बहुत सारी चीज़ें बदलेगी। अभी 1 मिनट में यू टर्न नहीं कर सकते, ये पक्का है, परंतु हम अगर भारत अगर इसमें पहल करता है तो हम इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें कितनी लेते हैं, कितनी फेंकते हैं, कितना कचरा बनाते हैं, कितना पानी उपयोग करते हैं, प्लास्टिक को कितना अवॉइड कर पाते हैं, हम लोग किस तरीके से बिजली और उसके साथ प्रयोग करते हैं। छोटी छोटी बातें हैं हमारी डिमांड्स, कपड़ा कौन सा यूज़ करते हैं, हम भोजन को कैसे उपयोग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम लोग उन चीज़ों को ध्यान देंगे, हमारी जीवन शैली बदलेगी तो मांगे बदलेगी तो मार्केट बदलेगा, प्रोडक्शन बदलेगा। और ये भारत जैसा इतनी बड़ी संख्या का देश अगर सोचता है तो हम पूरी दुनिया की इस प्रोडक्शन लाइन को, मार्केट चेन को चेंज कर सकते हैं। नए जो टेक्नोलॉजी आ रही उसी के अनुसार दुनिया चल रही पिछले 200-300 वर्षों में। अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यताओं को लोगों ने समझौता कर लिया, जबकि होना ये चाहिए और वो भारत को करना पड़ेगा कि भाई हमारी संस्कृति के अनुसार हम जीना है, उसके अनुसार हम तय करेंगे कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए, कौन सा प्रोडक्शन चाहिए, कौन सा मार्केट चाहिए। अभी 300 वर्ष तो भारत उस स्थिति में नहीं था कि हम कुछ करें, लेकिन अब आने वाले समय में हमारी स्थिति रहेगी तो हमें उचित दिशा में इस पर काम करना होगा। कुटुंब प्रबोधन का विषय हम जानते हैं, परिवारों में, शहरों में समस्याएं आ रही है। बच्चों के साथ रिश्ते, बच्चों को संस्कार, नई पीढ़ी को अपनी धर्म आस्था से परिचित कराना, अच्छे जीवन मूल्य देना, अपने कुल की, धर्म की, समाज की परंपरा को अवगत कराना, ये बहुत सारी बातें आ रही है। हमारे समाज, हमारे परिवार का सामाजिक दायित्व, राष्ट्रीय दायित्व, इसके संदर्भ में बहुत सारी बातें आ रही है। तो हर परिवार को कम से कम सप्ताह में 2 बार, 1 बार साथ में मोबाइल साइड में रखकर भोजन करना, चर्चा करना, बच्चों से बाद में झगड़ा करने की जगह जब वो छोटे हैं तब उसके लिए समय लगाना, उनको इन सब बातों से परिचित कराना। भगवान शिव की कथा भी लोगों को मालूम नहीं रहती, तो शिव से जुड़ेंगे कैसे? फिर शिव से नहीं जुड़ेंगे तो फिर लव जिहाद जैसी बातें होती रहेगी, क्योंकि षड्यंत्र तो चलते रहेंगे, षड्यंत्र हर बार रहते हैं। मैं कई बार कहता हूँ कि रावण तो राम जी के जमाने में भी थे, अब तो कलयुग चल रहा है, बहुत सारे रावण होंगे। तो रावण होना प्रॉब्लम नहीं है, राम उस समय थे, वो उत्तर है उसका। आज के समय में पूर्ण समाज की शक्ति, संघ शक्ति के लिए है। तो इस दृष्टि से विचार करें। और स्व की बात है, चौथा विषय, स्व आधारित अपना पूरा जीवन, स्व के आधारित विचार, स्व आधारित तंत्र, स्व भाषा, हस्ताक्षर अपनी भाषा में, भोजन, अपनी पद्धति, अपने त्यौहार, अपना वेश। हम दूसरा दुनिया का भी ले सकते हैं, मतलब उसको देशानुकूल कर ले, पुराना भी ले सकते हैं, उसको युगानुकूल कर ले, लेकिन हमें अपनी बातों के बारे में स्वाभिमान रखना, ये बड़ी महत्व की बात है। इस पर विस्तार से एक्सप्लेन किया जा सकता है। और 5वां है नागरिक कर्तव्य, मतलब नागरिकों के जितने भी कर्तव्य होते हैं उन कर्तव्यों का पालन करना। हमारे यहाँ तो हम धर्म की बात करते हैं,
कि भाई शिक्षक का धर्म है, पुत्र का धर्म है, पिता का धर्म है, ये धर्म है, नागरिक का धर्म है। ये धर्म जो है वही हमारे नागरिक कर्तव्य है। तो अगर हम उस अर्थ में उसको समझेंगे तो फिर नागरिक कर्तव्य को समझना आसान हो जाएगा। और केवल संविधान में अधिकारों की बात नहीं है, कर्तव्यों की बात है, ये समझाना आसान हो जाएगा। तो इस दृष्टि से संघ ने ये आह्वान किया है और कल्पना ये है कि आप व्यक्तिगत तौर पर अपने परिवार के लिए, अपने संगठन से जहां आप जुड़े हो, आपकी संस्थाएं, एसोसिएशंस, जहां भी आप जुड़े हो, वहां से आप लोग ये कर सकते हैं। संघ में आकर कर सकते हैं, संघ के साथ प्रेरित होकर कर सकते हैं, जुड़कर कर सकते हैं, अलग से कर सकते हैं। हम सब इसको यही काम मानेंगे। तो यही एक बात है कि अब समाज को इन सब कामों के लिए तैयार करना, ये अब आने वाले समय में हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, अवसर है। और ये जो कार्य है, ये कार्य निश्चित रूप से आप सबके सहभाग के साथ ही होगा। आने वाले समय में भी संघ की शाखा जो है वो हर मोहल्ले, हर गली, हर गांव तक पहुंचाने का प्रयास संघ के स्वयंसेवक करते रहेंगे, ताकि जहां भी कोई अच्छा काम करना चाहते हैं, वो जब भी कोई पहल करेगी तो उनको दिखेंगे कि उनके साथ संघ के स्वयंसेवक, वहाँ की शाखा उनके साथ है। तो हम लोग भी ये प्रयास कर रहे हैं कि इसका विस्तार हो। और आप लोगों से अपेक्षा है कि आप सब लोग आने वाले समय में इससे जुड़े कार्यों में सहभागी हो, अपना योगदान दे और आगे बढ़े। तो मैंने यही बात आपके सामने रखकर मैं अपनी बात पूरी करता हूँ।